सिर्फ और सिर्फ लिविंग को ही डिफाइन करेंगे, नॉन लिविंग पे जो अप्लाई नहीं होते। उनमें दो थे, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हमने किया था कि लिविंग बींग्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। दो कोड बताए थे, ICBN एंड ICZN। सी ऑल दीज 4 चैप्टर्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट चैप्टर हमेशा प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होगा। आपको अगर एक चैप्टर क्लियर होता है तो फिर अगला समझ में आएगा, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा। लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर था वो बिल्कुल बेसिक चैप्टर था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग कैसे करोगी। अगर कोई नया प्लांट, देखो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों लिविंग्स में आते हैं। कोई प्लांट डिस्कवर होता है तो ICBN उसका नेमिंग करता है, एनिमल होता है तो ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फादर ऑफ बायोलॉजी मैंने बताया था एरिस्टोटल, ठीक है, और फादर ऑफ बॉटनी थे जो थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट हमने इसमें किया था कि टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होती है। टेक्सोनॉमी का मतलब है कि आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था उसको लर्न करने के लिए, CICN, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करे, उसको आइडेंटिफाई करे, उसकी क्लासिफिकेशन करे और उसका नॉमेनक्लेचर करे। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है उसका नाम रखना। जो ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, उस ब्रांच को हमने क्या कहा था, टेक्सोनॉमी। हाँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप डिटेल में स्टडी करते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, तो इसको आप कहते हो कि हम उसकी टेक्सोनॉमी को स्टडी करें। ये चारों नाम अलग अलग लेने की बजाय हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, टेक्सोनॉमी। फिर हमने किया था कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। इस प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते हैं उन्हें 7 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। जैसे हमारी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमारा नाम क्या है, हमारा सरनेम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, पैटर्नल फैमिली में कौन कौन है, मैटरनल में, हमारी पूरी आइडेंटिफिकेशन है जो हमने बनाई है। बट बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वी ह्यूमन बींग्स आर प्लेस्ड इनटू 7 डिफरेंट कैटेगरीज। वो 7 किंगडम कैटेगरीज होती हैं कि हमारा किंगडम क्या है, हमारा फाइलम क्या होगा, हमारी क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, फ्रॉम विच जीनस वी बिलोंग्स, एंड हमारी स्पीशीज क्या है। हमारा जीनस है होमो और हमारी स्पीशीज है सेपियंस। तो बायोलॉजिकली इस प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको पूरी 7 कैटेगरीज के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। दीज कैटेगरीज आर नोन एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सॉन, या सिंपल कहते हैं इसको हम कैटेगरीज। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं हम, ठीक है, टेक्सोनॉमी की हम स्टडी कैसे करेंगे। टेक्सोनॉमिक एड्स यूज करते हैं, जैसे बॉटेनिकल गार्डन्स है। बॉटेनिकल गार्डन्स का फायदा क्या है, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। वहां पर इस प्लेनेट में पाए जाने वाले बहुत ज्यादा जो स्पेशल प्लांट्स हैं, स्पेशल ट्रीज हैं, उनको ग्रो किया जाता है। वहां उनकी पूरी टेक्सोनॉमी एक्सप्लेन है, उनका नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी डेट को वो वहां लगाया गया था, उसकी प्रेजेंट एज क्या है। ऐसे ही जू है, चिड़ियाघर जो आप सुनते हो, जूलॉजिकल पार्क्स, वहां बहुत सारे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। देखा जाए तो ये वो जगह है जिसकी हेल्प से हम इस प्लैनेट पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं। अगर ये जोलॉजिकल पार्क्स ना हो, बोटेनिकल गार्डन्स ना हो, म्यूजियम ना हो, हर्बेरियम ना हो, तो हम इनके टेक्सोनॉमी को स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो हमारे आसपास ग्रो नहीं करते। उन्हें स्टडी करने के लिए हमें किसी स्पेशल जगह पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर को स्टडी करना। लिविंग वर्ल्ड में बिल्कुल ये जनरल चीजें थी। लिविंग के नेमिंग कैसे करोगे, लिविंग्स की टेक्सोनॉमी को स्टडी कैसे करोगे, ठीक है, उसके बाद लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, मेन ये बेसिक चीजें थी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। इसमें है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का जिक्र किया था, बट अभी हम फर्स्ट चैप्टर से जब सेकंड की तरफ मूव करते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एडवांसमेंट। तो अब हम नॉन लिविंग को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे,
ठीक है, क्योंकि हमारी इस यूनिट का नाम ही यही है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, ये यूनिट आपको यही समझाएगी। कितने तरह के प्लांट्स हैं, कितने तरह के एनिमल्स हैं, वायरस क्या होते हैं। आज पूरा वर्ल्ड जो है एक बहुत बड़ी पेंडेमिक से सफर कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वायरस। बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स कौन से हैं, अर्थ पे रहने वाले सॉरी ड्राई कंडीशंस में कौन से प्लांट्स उगते हैं। तो ये पूरा आपको लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी के बारे में ये यूनिट बताएगा। कोई भी यूनिट आप स्टार्ट करते हो, अभी से ये रूल बना लो 11 से 12 तक का, कि किसी भी चैप्टर को डायरेक्टली पढ़ना शुरू नहीं करोगे, उसके यूनिट के नाम को समझो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसनेस, और लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड के अंदर, इस प्लैनेट के अंदर कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब कुछ ये यूनिट आपको बताएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस यूनिट से पूछे जाते हैं। ठीक है, इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जरूरी नहीं है नीट की बात कर रही हूँ। दूसरा, बोर्ड में ये 12 मार्क की यूनिट आती, सॉरी फाइनल एग्जाम्स में आपकी ये 12 मार्क्स की यूनिट आएगी। ये आपका बायो का बेस बनाएगी पूरा। सेकेंड चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायो वर्ड जहां पे भी आ जाता है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग का हमारा कोई यहाँ पे काम नहीं है। तो ये चैप्टर आपको ये बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप उनको क्लासिफाई कैसे करोगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था 7 कैटेगरीज होती हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ भी लिख सकते हो, आप स्पीशीज से स्टार्ट करके किंगडम की तरफ भी मूव कर सकते हो, बट आप इनकी शफलिंग नहीं कर सकते। मींस ऐसा नहीं होगा कि फाइलम बाद में लिख दो, क्लास पहले लिख दो, ये ऑर्डर ऐसे का ऐसे रहेगा। आप किंगडम टू स्पीशीज भी लिख सकते हो, स्पीशीज टू किंगडम भी लिख सकते हो। इस प्लैनेट पर, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उन्हें इन 7 कैटेगरीज में हम डिफाइन करते हैं। कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट उसका पूरा लिखते हैं, किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सी है, ऑर्डर कौन सी है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज कौन सी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को स्टडी करके ये कैटेगरीज उसकी लिखी जाती हैं। सेकेंड चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किंगडम्स की बात करेंगे, और किसी की हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग प्लीज, यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, माइक ऑन करके मुझे आंसर करना। ऐसे फील करो कि क्लास में पढ़ रहे हो। ऑनलाइन मोड तुम्हारी कोई लिमिटेशन नहीं है पढ़ने की, बल्कि तुम देखना, अगर तुम दिल लगा के पढ़ते हो तो ऑनलाइन से तुम बेटर पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं एनिमेशंस हैं, इमेजेस हैं, मैं बिना एनिमेशन के बायो में कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी। जब तक एक अपनी आंखों से वीडियो नहीं देखोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, लिखी हुई चीजें कभी समझ में नहीं आती। क्लास में समझो, उसके वीडियोस देखो, फिर उस चैप्टर को बिल्कुल तसल्ली से अपनी बुक से पढ़ो। एक पेंसिल साथ रखो, बुक में हर वर्ड का मीनिंग मेंशन किया करो, चाहे वो वर्ड इंग्लिश से आपको हिंदी में लिखना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको वर्ड का मतलब पता होगा, आप उसका आंसर कर पाओगे। नोट्स में से पढ़ोगे जो मैं क्लास में करा रही हूँ, एनिमेशन सुनोगे, समझोगे, मैं एनिमेशन बाद में आपको दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद आप अपनी बुक से रीड करोगे। इन तीनों के बाद कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपको वो चैप्टर नहीं आएगा। फिर भी समझ नहीं आता, डाउट्स हैं, तो मैं हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फ्रेश माइंड से इसको समझना शुरू करो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली द किंगडम्स। ठीक है, इस दुनिया में, इस प्लैनेट में स्टोरी की तरह इसको समझना शुरू करो कि इस पूरे प्लैनेट पे, अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो 5 किंगडम्स में डिवाइडेड है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिशेस, उनको एक बार साइड कर दो। हम सिर्फ यहाँ पे किंगडम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। राइट, क्लासिफाई किया गया है किसमें, किंगडम्स में। तो आज हम पढ़ते हैं कि 5 किंगडम है जिसमें हम सब ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से लेके एनिमल्स तक हम जो है वो 5 किंगडम में क्लासिफाइड है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारी। ठीक है, 5 तरह के किंगडम्स पाए जाते हैं, हम सब ऑर्गेनिज्म उसी में ही आएंगे। तो ये क्या 5 किंगडम शुरू में दे दिए गए थे? कभी भी बायो में कहीं पे भी कोई भी रिसर्च एक दिन में नहीं होती।
सदियों साल लग जाते हैं कोई काम करते करते उसके रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करते करते। आज हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? एरिस्टोटल थी। ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। मैंने बताया था जब भी आप एनिमल्स के बारे में बात करोगे आप बोलोगे जूलॉजी, जब भी आप प्लांट्स के बारे में बात करोगे आप बोलोगे बॉटनी। ये बायो की दो मेन ब्रांचेस हैं। जो एनिमल से डील करे जोलॉजी, जो प्लांट से डील करे वो क्या है? बॉटनी। क्लियर? एरिस्टोटल शुरुआत में आए। एरिस्टोटल ने कहा कि देखो इस प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको दो किंगडम में डिवाइड कर दो। एक प्लांट है और एक एनिमल है। प्लांट्स में सारे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ जाएंगे। लेकिन ये किंगडम फेल हो गया क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया, फंगस, यूग्लिना इनकी कोई जगह ही नहीं थी। ठीक है, अब हम इन्हें कहाँ रखेंगे? इन्होंने सिंपल देखा कि प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। जो बिल्कुल बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रीज। उनसे जो छोटी हाइट के प्लांट होते हैं उन्हें कहते हैं हम श्रब्स। फिर उससे छोटी हाइट के जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम हर्ब्स। इसके बाद मैं ये रिपीट अभी नहीं करूंगी, आज इसको अच्छे से समझो ताकि हम कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहे। फिर रिपीटिशन बिल्कुल चैप्टर के बाद में ही होगी। ठीक है, जो डाउट हो वो डे बाय डे मुझसे पूछते रहना व्हाट्सएप पे या कॉल पर। तो एरिस्टोटल ने पूरे प्लैनेट पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। वन वाज द प्लांट्स एंड वन वाज द एनिमल। फिर आए कैरोलस लीनियस। लीनियस ने भी दो किंगडम ही क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। द डिफरेंस वाज कि जब एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि बाहर से कैसे दिखते हैं ऑर्गेनिजम्स। लेनियस ने अदर कैरेक्टर्स को भी स्टडी किए थे, लेकिन ये दोनों सिस्टम जो थे वो फेल हो गए। रीजन क्या था? रीजन ये था कि यूग्लिना है। यूग्लिना के बारे में आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी। यूग्लिना जो है बेटा, ये मैंने करवा दिया था लेकिन कुछ बच्चे नए हैं तो मुझे एक बार फास्ट इसको रिपीट करना है। यूग्लिना का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स भी हैं और जो एनिमल्स भी हैं, दोनों के फीचर्स रखते हैं। तो एरिस्टोटल और लीनियस ने ये नहीं बताया कि यूग्लिना को कहाँ रखना है। फिर आई फंगस। फंगस जो है वो सेप्रोफाइट है, डेड डिके मैटर पे ग्रो करती है। एरिस्टोटल ने, लीनियस ने ये नहीं बताया कि फंगस की जगह क्या होगी, फंगस को हम कहाँ रख सकते हैं। तो दोनों जो सिस्टम थे वो फेल हो गए, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। राइट? उसके बाद थर्ड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, टू के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया? अर्नेस्ट हैकल ने एक नया किंगडम ऐड किया। इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल, इन तीनों में डिवाइड किए जाएंगे। मैं आपको डेफिनेशंस दे दूंगी। ऑटोट्रॉफ्स वो होती है, आपको कुछ डेफिनेशन टिप्स पे होनी चाहिए। स्टडी ऑफ एनिमल्स जोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाए दे आर दी ऑटोट्रॉफ, मतलब प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने, और प्रोटिस्टा को इन्होंने ऐड किया था। फिर आए कोपलैंड। कोपलैंड ने नया किंगडम ऐड किया, मोनेरा। मेनी टाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दिस कि मोनेरा किंगडम किसने ऐड किया था? कोपलैंड ने। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, कोपलैंड ने किया था। अब मोनेरा में कौन आ गए थे? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। देखो, जो प्रोटिस्टा था पहले दे दिया गया था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने। प्लांट्स और एनिमल ये तीनों आते थे यूकैरियोट्स में। ठीक है, मोनेरा आता था प्रोकैरियोट में। तो ये पहली बार ऐसी थी जब प्रो को यूकैरियोट से अलग किया गया था। तो कोपलैंड का नाम बहुत फेमस है, फोर किंगडम इन्होंने दिए, मोनेरा इन्होंने ऐड किया। पहली बार प्रो और यूकैरियोट को इन्होंने ही डिफरेंशिएट किया। यहां तक भी चीजें सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर आए आर.एच. विटेकर। ही इज वेरी वेरी फेमस पर्सनालिटी इन द बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी। इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो आज भी हम यूज करते हैं। 1969 की बात है ये, लेकिन टिल डेट हम यही सिस्टम यूज करते हैं। पांच किंगडम है हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट आते हैं, सिंगल सेल वाले। फंजाई, प्लांटी, एनिमल, ये देखो ये सब यूकैरियोट्स हैं। डिफरेंस क्या है? ये वन सेल वाले यूकैरियोट हैं और ये सारे कौन है? मेनी सेल्स वाले।
मल्टीपल सेल्स वाली। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमारे 5 किंगडम है। मोनेरा में कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स। बाकी चारों किंगडम में कौन आते हैं? आपके यूकैरियोट्स। फिर ये चारों अलग अलग कैसे हैं? प्रोटिस्टा में 1 सेल वाले यूनिसेलुलर आते हैं, फंजाई प्लांटी एनिमल में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। तो टिल डेट आप कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हो? आर.एच. विटेकर का। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन कैसे, उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था जो वूज ने दिया था, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं था। उन्होंने कोई नया किंगडम ऐड नहीं किया था, मोनेरा को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो 6 किंगडम का नाम आपको ध्यान रखना है, वूज ने दिया था, WOOSE, वूज। बट इनका कोई रेलेवेंस नहीं था, तो फिर भी हम इनको यूज नहीं करते, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही यूज करते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लासिफाई करने का किसने किया? एरिस्टोटल ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? विटेकर ने। आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज कौन सा किया जाता है? आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हमें क्या करना है? इन किंगडम्स को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ना है। समझ आ रहा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, आप उनको 5 किंगडम में डिवाइड करते हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने, लिनियस ने। फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. हैकेल ने। फिर आया 4 किंगडम कॉपलैंड ने दिया था। फिर आया 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने दिया था, जो आज की डेट में भी यूज हो रहा है, राइट। 5 के बाद 6 किंगडम भी आया था, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं था, तो उसको हम यूज में नहीं लाते। ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी एक तरह से। अब हमने क्या करना है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, हमें इस यूनिट में अब इन 5 किंगडम्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोनेरा, ठीक है, फंजाई और प्रोटिस्टा। हम पढ़ेंगे इसमें मोनेरा के बारे में डिटेल में, प्रोटिस्टा के बारे में, और हम पढ़ेंगे फंजाई। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया 3rd और 4th चैप्टर अलग से ही दिया गया है, तो हम इसमें उसको इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में अब आपके 3 टॉपिक बनते हैं, मोनेरा की डिटेल पढ़ना, प्रोटिस्टा की डिटेल पढ़ना और फंजाई की। एनसीईआरटी में दिया बहुत सारा हुआ है, लेकिन बहुत प्रिसाइज करके दिया हुआ है। आप क्या करोगे? मैं आपको नोट्स दूंगी जो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बट उसको मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, पॉइंट्स में बना बना के लिखा है। पढ़ना और लिखना वहां से इजी हो जाएगा, समझो यहाँ से। फिर बुक भी पढ़ना और नोट्स भी पढ़ना। स्टार्ट करूं आगे मैं? रिप्लाई करो बेटा। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? टिप्स पे हो जानी चाहिए, जैसे आपने कोई स्टोरी सुनी हो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, किसमें 5 किंगडम में किसने शुरुआत की और हम कहाँ तक आए, हम आज किसको यूज करते हैं, 4 किंगडम किसने दिए, 3 किंगडम किसने दिए, 2 किसने दिए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब एरिस्टोटल और लिनियस दोनों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था, उनका क्राइटेरिया अलग अलग था। मतलब एक काम मैं भी कर रही हूँ, वही काम मेरे साथ वाला भी कर रहा है, सेम, हमारा काम करने का तरीका अलग है, यही उनके साथ था। देखो, अर्नेस्ट हैकेल ने तो नया किंगडम ऐड किया, कोपलैंड ने भी नया ऐड किया, विटेकर ने भी अलग नया ऐड किया। बट जो ये थे एरिस्टोटल और लिनियस, इन्होंने दिए तो दोनों सेम थे, बट उनका जो तरीका था किंगडम्स को देने का, एक्सप्लेन करने का, वो अलग था। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। इसको एक दूसरे तरह से समझो। एक काम बिल्कुल डीप में किया गया, उसकी गहराई तक गए, हर एक चीज समझी गई, हर एक पॉइंट समझा गया, सारी डिटेल निकाल दी गई, इसको मैंने कह दिया नेचुरल सिस्टम। ठीक है, एक काम सुपरफिशियल किया गया, ऊपर ऊपर से करते गए, कोई डिटेल नहीं निकाली, कोई गहराई में नहीं गए, कुछ अच्छे से नहीं समझा, उसको मैंने दे दिया नाम आर्टिफिशियल सिस्टम। यही वही बात आती है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आप डेप्थ में गए, डिटेल समझी आपने किसी चीज की, उसको तो आपने कह दिया नेचुरल। हमने सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से टपा दिया हर चीज को, उसको आपने क्या कह दिया? आर्टिफिशियल। यही बात यहाँ पर है कि जो पहले 3 साइंटिस्ट थे ना, एरिस्टोटल,
लिनियस और एक थे अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, इन दोनों ने 2 किंगडम दिया था, इन्होंने 3 दिया था। इन तीनों में दिक्कत क्या थी कि ये ऊपर ऊपर से स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिजम्स को, सुपरफिशियल। तो इन्होंने जो सिस्टम दिया उसको कहा गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम कई बार भूल जाते हैं पढ़ना। फिर जो आए ये 4 किंगडम वाले कोपलैंड, 5 किंगडम वाले विटेकर, 6 किंगडम वाले वूज। ठीक है, इन्होंने बहुत डीप स्टडी की थी, तो इनको कहा जाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको इजी करके बताती हूँ। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। सी हम एक दिन एक्स्ट्रा लगा देंगे, लेकिन उसको बहुत डिटेल में समझना है। ये मानो कि तुम क्लास में हो और बिल्कुल डिटेल तुम्हारे सामने है। ठीक है, कुछ भी ये मान के नहीं चलना कि तुम ऑनलाइन में समझ नहीं पाओगी। ये सोच खराब करती है कि हमें समझ आएगा ही नहीं। बिल्कुल आएगा। पहले किसी ने कहा कि एक प्लेनेट पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 2 किंगडम में डिवाइड कर दो। फिर किसी ने कहा 3 में डिवाइड कर दो। फिर किसी ने कहा 4 में कर दो। फिर किसी ने कहा 5 में। फिर किसी ने कहा 6 में। जीता कौन? 5 किंगडम वाला, क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत अच्छी थी, डीप में थी, हर ऑर्गेनिज्म को जगह मिलती थी उसके अंदर। इन्होंने इस तरह से क्लासिफाई किया कि दुनिया में पाए जाने वाले हर ऑर्गेनिज्म की जगह इसमें बनती थी। राइट, तो ये जो 3 थे ना, पहले 3 थे, ये क्या इन्होंने डिटेल स्टडी नहीं किया था, ऐਵੇਂ ही लिख दिया, सुपरफिशियल क्लासिफाई कर दिया। तो इनको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये जो नीचे के 3 बचे थे 4, 5, 6 वाले, कोपलैंड, विटेकर और वुड्स, इन्होंने खूब डिटेल स्टडी की थी, तो इनको कहा जाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लियर होगा यहाँ तक? फिर अब विटेकर ने 5 किंगडम तो दे दी, तो मैं 5 किंगडम भी टिप्स में है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तुम्हें भूलेंगे नहीं। तो इन्होंने डिवाइड कैसे किया था? ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़े इन्होंने। पहले इन्होंने ये देखा, तुम्हें अगर ये समझ में आए तो ये, एक इमेज दिखाऊंगी वो आए तो वो, तुम किसी भी तरीके से इसको समझो। इजी तरीका मेरे हिसाब से ये है, हो सकता है तुम्हें वो वाला इजी लगे, अपना अपना दिमाग है सबका। पहला कैरेक्टर लिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। विटेकर जब पूरी दुनिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने बैठे, तो उन्होंने पहला ये देखा, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं, मैं एक क्लास में 10 ग्रुप बनाना चाहती हूँ, तो मैं कुछ तो फीचर लूंगी ना, या मैं हाइट देख लूंगी, या मैं इंटेलिजेंसी देख लूंगी, या मैं सिंसेरिटी देख लूंगी, मैं कोई कैरेक्टर तो देखूंगी ना जिससे मैं उसे डिवाइड कर सकूं। तो इन्होंने देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कि सेल कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर वो सेल बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब न्यूक्लियस भी नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है, तो इन्होंने कहा भाई ये तो है किंगडम मोनेरा। इस दुनिया में जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जिनमें न्यूक्लियस भी ना हो, ऑर्गेनल्स भी ना हो, मतलब जो प्रोकैरियोट हो और 1 सेल वाले हो, तो उनको हम किसमें रखेंगे? मोनेरा के अंदर। एक किंगडम बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि यूके, देखो ये मैंने बीच में लाइन लगाई हुई है, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। चलो, अब वो ऑर्गेनिज्म आए जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स थी, जिनमें न्यूक्लियस भी था, ऑर्गेनल्स भी थी। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरा कैरेक्टर देखा कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है। पहले देखी सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है, फिर ये देखा कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्या वो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है या वो बहुत सारी सेल्स का बना है। अगर वो सिंगल सेल का बना है प्लस वो यूकैरियोट है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि वो 1 सेल का बना हुआ है प्लस यूकैरियोट है, तो भाई वो किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में। विटेकर ने क्लियर कर दिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 1 सेल हो और यूकैरियोट हो, उनको कहाँ रखेंगे हम? प्रोटिस्टा के अंदर। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोट हो और जो मल्टी सेलुलर हो, उसमें 3 ऑप्शन बचते थे। वो फंगस भी हो सकती है, वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको कैसे डिवाइड करें हम? तो अब ये देखेंगे कि जो अपना खाना डेड मैटर से लेती हैं, उनको तो हम रखेंगे किंगडम फंजाई के अंदर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो आएंगे प्लांट्स। ऐसे जो दूसरों पे डिपेंडेंट है और डेड डिके मैटर नहीं लेते लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है, वो आएंगे एनिमल। तो विटेकर ने कुछ कुछ कैरेक्टर्स को मानकर 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है,
आप इस इमेज से भी देख सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स ये प्रो भी हो सकते हैं, ये यूकेरियोट्स भी हो सकते हैं। प्रो का मतलब है कि मोनेरा आएगा इसमें, यूकेरियोट में सिंगल सेल वाले भी आएंगे, मल्टी भी आएंगे। सिंगल सेल है तो प्रोटिस्टा, ये दो किंगडम बन गए ना, प्रोकैरियोट और मोनर, ये वन सेल मोनेरा। सिंगल सेल, ठीक है, और यूकेरियोट, ये कौन है, प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर और बिना सेल वाले, ये कौन, सेल वॉल वाले, ये कौन है, एनिमल। मल्टी सेलुलर, सेल वॉल भी हो, अपना खाना खुद बनाते हो प्लांट्स, डेड डिके मैटर से लेते हो, वो क्या है, फंजाई। ठीक है, इस तरीके से हम इनको स्टडी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीकों से देख लेना आपको किस तरीके से लर्न होता है। बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये 5 किंगडम किस तरीके से क्लासिफाई किए गए थे। अब हम क्या करेंगे, मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, दुनिया में पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना इनटू 5 किंगडम। एरिस्टोटल से शुरुआत हुई थी, हम वूस तक गए थे, 2 किंगडम से 6 किंगडम तक। बट जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो क्या है, आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, विटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, 5 किंगडम है। इन हर किंगडम को डिटेल में 1 बाय 1 आपको पढ़ना है कि मोनेरा में क्या क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है, फंगस में क्या है, एनिमेलिया में क्या है, और प्लांट्स में क्या है। इस दुनिया में यही 5 ही तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यही आपकी यूनिट कहती है कि लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को आपको पढ़ना है। तो पहले मैं मोनेरा का एक एनिमेशन दिखाऊंगी, फिर हम उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स दूंगी, सारे हाईलाइट, सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मोनेरा में बस एक चीज दिमाग में बैठा लो, दुनिया में पाए जाने वाले सारे बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं। इस एनिमेशन को देखो, जैसे ही मैं स्टार्ट करूं मुझे बताना आपको दिख, कैन यू सी दिस स्क्रीन, वीडियो दिखाई दे रहा है, प्ले कर दूं, यस रिप्लाई मैम। करो बेटा। यस मैम। अब यस इसको मैम। समझो, ये वो चीज आपको बता रहे हैं यस मैम। वीडियो में फोटोज के साथ जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। समझ रहे हो, एक बार पढ़ने से पहले वीडियो दिखाऊंगी, फिर एक बार बाद में दिखाऊंगी, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि कितना सही क्लियर होता है। इस दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा। ये आपको मोनेरा की सारी हकीकत सब कुछ बताएंगे अभी कि वो कैसे सरवाइव करते हैं। सुनो इसको ध्यान से। The first kingdom is Monera, which represents the earliest group of organisms. They are the most numerous of all organisms with a single drop of water, estimated to contain 50 billion bacteria. ये कह रहे हैं कि मोनेरा बहुत डाइवर्स ग्रुप है, एक ढक्कन पानी के अंदर भी मिलियन बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि बैक्टीरिया सिर्फ बीमारी कॉज करते हैं। बैक्टीरिया हमारी डेली लाइफ के लिए यूजफुल भी बहुत है। ये हम आपको 12th में पढ़ाएंगे सारा कि क्या कहाँ इसका यूज हो रहा है, कहाँ ये हमें हार्म कर रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ आपको सिंपल बैक्टीरिया की लाइफ के बारे में बताएंगे। Unicellular, microscopic prokaryotic organisms such as bacteria. These organisms usually live in a moist environment and are found in hot springs, under ice, in deep ocean floors, deserts, as well as within the bodies of animals and plants. Being prokaryotes, monorins lack a definite nucleus, but the nuclear material consists of a coiled naked strand of DNA which is not enclosed in the nuclear membrane. Some monorins show autotrophic nutrition and some show heterotrophic nutrition. Autotrophic monorins can produce their nutrients either by photosynthesis or chemosynthesis. For example, cyanobacteria are photosynthetic bacteria and Nitrosomonas, a nitrotyne bacteria, is a chemosynthetic bacteria. Heterotrophic monorins exhibit different modes of nutrition. Some are saprophytes,
That is, they obtain their nutrients by breaking down complex organic compounds from dead and decaying matter and are also known as ये आपको ये decomposer. बता रहे हैं कि आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, दे डोंट हैव द न्यूक्लियस, दे डोंट हैव द सेल ऑर्गेनेलिस. इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियोइड होता है, वो डायरेक्टली कहाँ, साइटोप्लाज्म में ही एज इट इज पड़ा हुआ होता है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में. बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है दुनिया में हर जगह बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं. कहा जाता है कि गीजर के उबलते पानी में भी बैक्टीरिया है. सिर्फ दो जगह ऐसी हैं जहां, एक जगह ऐसी है जहां बैक्टीरिया नहीं होते, दैट इज द फायर. फायर के अंदर बैक्टीरिया नहीं होते, और कहीं कहीं ये लिखा गया है कि डिस्टिल्ड वाटर में बैक्टीरिया नहीं होते. अदरवाइज बर्फ में, समुंदर के नीचे हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद भी बना सकते हैं. ये बैक्टीरिया अपना खाना डेड डिके मैटर से भी ले सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको सारी वही डिटेल समझा रहे हैं. Some are parasitic. That is, they live on other living organisms, causing them damage. Rickettsia and Chlamydia are parasites found in eukaryotic. ये पैरासाइट्स भी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, हमसे ही न्यूट्रिशन लेते हैं और हमें बीमार करते हैं. टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज, रिकेट्स इज अ बैक्टीरियल डिसीज. रिकेटेसिया जो जिस बीमारी का नाम इन्होंने दिया, बैक्टीरिया का नाम, कितने सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में रहकर हमें नुकसान करते हैं, हमसे ही न्यूट्रिशन लेते हैं. Cells. Monorins move with the help of flagella or by axial filaments or by secreting बैक्टीरिया slime. इतने छोटे होते हैं कि यू कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आईज. आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना होता है, बिल्कुल बिना माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से आप इनको देख नहीं सकते. Flagella swing in a propeller-like motion to help the bacteria move. The axial filaments cause the cell to rotate and move like a corkscrew. When bacteria move by secreting slime, they glide along surfaces. Most monorins reproduce asexually through binary fission, where the DNA. ये आपको जनरल चीजें बता रहे हैं कि कैसे ये मूव करते हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कैसे ये डिवाइड करते हैं. बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू, फिजन मतलब टूटना. बैक्टीरिया अपने आप में ही दो में डिवाइड हो गया, दिस इज द बाइनरी फिजन. ये हर चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नोट्स के थ्रू, बुक के थ्रू. Duplicates and each daughter cell receives one molecule of the DNA and thus they're genetically identical. Binary fission does not allow genetic diversity which is needed for the bacteria to withstand the changing environment. Bacteria reproduce sexually by the process of conjugation. During this process, two bacteria attach to each other with the help of a pilus and the DNA material is transferred from one bacterium to another, giving a scope to genetic diversity. Organisms in kingdom Monera do have some means of defense. In some species of bacteria, there is a capsule made of polysaccharide peptidoglycan which covers the cell and protects the bacterium from phagocytosis by white blood cell or from desiccation. ये बता रहे हैं कि बैक्टीरिया अपने आप की प्रोटेक्शन भी खूब अच्छे से करते हैं. इनके बाहर एक कैप्सूल होता है पेप्टिडोग्लाइकेंस, आपको हमेशा याद रखना है, जो इन्हें बचा के रखता है दूसरों के अटैक से. Cells become too harsh, bacteria develop a high resistant and dormant wall around their DNA and a bit of cytoplasm called the endospore. The endospore may resist up to. देखो, इन्होंने दो चीजें बताई हैं. बैक्टीरिया अपने आप को बड़े अच्छे से बचाते हैं. पहला, इनके बाहर एक वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, जो अगर बाहर से कोई एनिमी इन पे अटैक करे तो उसको वो रोक देती है. दूसरा, कोई एनिमी का अटैक नहीं हुआ, कंडीशंस इतनी गंदी हो गई कि ये सरवाइव नहीं करते, तो ये क्या करते हैं, एक स्पोर के अंदर जाके छुप जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एक स्पोर बनाते हैं. जैसे ही कंडीशंस अच्छी होती है, स्पोर से बाहर निकल आते हैं. तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे.
एनिमेशंस मैं आपको भेज दूंगी, फिर मैं आपको नोट से कल ये हम मोनेरा कंप्लीट कर देंगे डिटेल में कि ये इनकी पूरी हम पढ़ेंगे, कैसे खाना खाते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कितना इनका नंबर है, ठीक है, कैसे कैसे ये सरवाइव कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी क्लियर अबाउट दी मोनेरा। उससे पहले एक बार बुक से रीड जरूर लेनी है, ताकि आपके कोई वर्ड ऐसे हो जिनके मीनिंग मैं आपको साथ साथ बता सकूं। तो कल अपना माइंड सेट रखना है कि मोनेरा हमने कंप्लीट करना है विथ ईच एंड एवरी वर्ड, उसकी हम हर चीज की एक्सप्लेनेशन साथ साथ ही यहाँ पे करेंगे, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना। एनिमेशन देखो, बुक